गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें शुरू आज की क्लास। डिविडेंड डिसीजन और उसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन हम लोग पढ़ रहे थे, और मेरे ख्याल मैंने 7-8 हेडिंग आपको पढ़ा भी दी थी। 7-8 फैक्टर्स पढ़ाए थे और 11 थे मेरे ख्याल, 3 रहते थे। वो आज करेंगे, हम उसके आगे के टॉपिक्स भी करेंगे। लेकिन एक बार डिविडेंड डिसीजन के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, सारे बच्चों को पता है डिविडेंड क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, और डिविडेंड डिसीजन किसके लिए लेना होता है। और उसमें अपन लोग क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कितना हमें क्या करना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना प्रॉफिट हमें रोक के रख लेना है। ठीक है, और ये हमारे घर की बात है, अंदर का इंटरनल मैटर है हमारा, जरूरी है लेकिन इतना ज्यादा भी जरूरी नहीं है जितने जरूरी कौन थे, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है ना। अभी बच्चों फैक्टर्स की हमने कल बात चालू की थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, जहां पे हमने फर्स्ट बात की थी प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर की, कि शेयर होल्डर अगर चाहते हैं तो देंगे, नहीं चाहते हैं तो। अब ये चाहत का भी एक क्राइटेरिया है, जो ये चाहत है ना, चाहत, ये चाहत मेजोरिटी में आनी चाहिए। किसमें आनी चाहिए? ओआर पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए? नाम तो सुना ही होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, अच्छा जी, इतनी बात समझ में आती है आपको। अब ये जो चाहत है, ये भी उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, मतलब डिविडेंड डिपेंड करता है चाहत के ऊपर, और चाहत डिपेंड करती है कि आपके शेयर होल्डर्स की एज क्या है। एक फैक्टर है, हो सकता है वो, और भी ऐसे फैक्टर हो सकते हैं कि शेयर होल्डर की चाहत डेवलप होगी या नहीं होगी, ऐसे बड़े बड़े सारे फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ एक डिस्कस कर रहा हूँ कि शेयर होल्डर अगर यंग है तो वो चाहेंगे कि नहीं भाई, अभी हमें पैसे की जरूरत नहीं है, तुम री इन्वेस्ट करो पैसा, ठीक है ना, रोक के रख लो। लेकिन अगर ओल्ड शेयर होल्डर है, रिटायर्ड है, जो अभी जिनकी जो एक्टिव इनकम थी वो बंद हो चुकी है, तो अब वो तो किसके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे? पैसिव इनकम के ऊपर। किसके ऊपर? बच्चों को समझ में आता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम? एक्टिव इनकम और, ना बोलो, हाँ, नहीं, एक्टिव इनकम क्या होती है? काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम जिस दिन बंद कर दोगे उस दिन से पैसा आना बंद, ये होती है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम होती है कि आपने कोई तो एक पाइपलाइन बनाई, मतलब एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, कोई तो पाइपलाइन बनाई आपने, कोई तो ऐसा कुछ किया कि आपने वन टाइम मेहनत की, उसे मेंटेन करोगे, नो डाउट, कैसे नहीं कि वन टाइम करके बैठ गए, मेहनत मेंटेन करोगे उसे। लेकिन ये है कि अगर सोते भी हो ना तुम तो भी पैसा आता है, काम नहीं भी करते हो ना तो भी पैसा आता है, तो वो होती है पैसिव इनकम। क्या होती है? अभी तुमने इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट किया है, इक्विटी खरीदे किसी कंपनी की, ठीक है ना, तो इससे जो इनकम जनरेट होती है बेटा वो पैसिव होती है। क्या होती है? तुम जहां पे जॉब कर रहे हो, जहां पे भी अपना बिजनेस कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, वो एक्टिव इनकम है, काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो। हालांकि कुछ बिजनेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जहां पे आपने वहां पे पैसिव इनकम क्या कर दी हो, जनरेट कर दी हो। लेकिन अगर मैं बात करूं इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो तुमने कंपनी में पैसा लगाया, तुम तो काम नहीं कर रहे हो ना, तुम्हारे बिहाफ पे कौन काम कर रहे हैं? वो सारे कंपनी के एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, टॉप लेवल काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल काम कर रही है, लोअर लेवल काम कर रही है, वर्कर काम कर रहे हैं, वो सब काम पे लगे हुए। तुमने क्या किया हुआ है? पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहां से तुम्हारे शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, तुम्हारे को डिविडेंड आता है ना। जैसे मैंने कल भी दिखाया था बच्चों, कैम्स ने 3rd इंटरिम डिविडेंड दिया, ठीक है ना। तो अब ऐसा कोई ना होगा कि मैं जाके उधर काम करूंगा तो ही डिविडेंड देंगे वो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, उधर से वो इनकम आ रही है, मैं चाहे काम करूं या ना करूं वो लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या है? पैसिव इनकम है। क्या है? तो जो लोगों की एक्टिव इनकम होगी वो किसकी होगी? एक्टिव इनकम जो यंग लोग हैं, तो उन्हें पैसिव इनकम की आज के टाइम पे मतलब रियलाइज करने की जरूरत नहीं है। रियलाइज जरूरत तो है उन्हें, लेकिन रियलाइज करने की जरूरत नहीं है। वो चाहते कि पैसिव से और क्या हो, और पैसिव इनकम जनरेट हो, तो रोक लो। जबकि जो रिटायर्ड है, जो ओल्ड एज है, वो काम नहीं कर सकते एक्टिवली, अब जॉब नहीं परफॉर्म कर सकते वो, ठीक है ना, और उनको कई दूसरे जो सोर्स से उनके इनकम के वो बंद हो गए, तो वो चाहेंगे कि उन्हें क्या मिल जाए? डिविडेंड मिल जाए, वो जो पैसिव इनकम से पैसा आना है वो आ ही जाए, बिकॉज उन्हें अपनी जीविका भी चलानी है। बहुत ज्यादा इसमें टाइम ना लोड करते हुए आगे बात करता हूँ। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ऐसी कंपनी जिसकी एक आवाज पे 70 लोग मार्केट में खड़े हो जाएंगे पैसा देने के लिए, ठीक है ना, उसकी मार्केट में बहुत एक्सेस है, पहुंच है, ठीक है ना, तो वो क्या चाहेगी बोलो? पैसा रोक के रखना चाहेगी या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी? डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी, बिकॉज उसे मिल जाएगा पैसा।
एक कंपनी जिसकी कोई सुनता नहीं है, वो आवाज ही लगाते रह जाएगी, कोई पैसा देने के लिए नहीं आएगा, तो फिर उसे तो क्या ही करना पड़ेगा, रोक के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। आप चाहते हो स्टॉक मार्केट रिएक्शन मतलब आपके डिसीजन से शेयर मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। शेयर मार्केट मतलब पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा तुमने, तुम्हारी कंपनी के मार्केट प्राइस का, कि उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए, तो तुम क्या दोगे, ज्यादा डिविडेंड दोगे। ये मैंने समझाया था, इसमें 2 असम्पशन बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना। और अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे शेयर का प्राइस घटे बढ़े, तो फिर तुम ना भी क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, यानी कि पैसा रोक के भी रख सकते हो। हालांकि फिर मैंने इसका दूसरा भी आपको एक बताया था लॉजिक, कि ऐसा नहीं होता कि जब कंपनी के प्रॉफिट्स आते हैं जब शेयर प्राइस बढ़ता है, जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप डिविडेंड, उतने ही इंपैक्ट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों टैक्सेशन पॉलिसी, जो आज के दिन पे तो ये पॉइंट खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैंने बहुत टाइम दे करके आपको इसको समझाया था। अगर सीडीडी का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कंपनी डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी, और अगर सीडीडी का रेट कम होगा तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ऐसी कंपनी जिसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो पैसा रोक के रखना चाहेगी, और जिसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है वो पैसा बांटना चाहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, फिर है अमाउंट ऑफ अर्निंग, फिर है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ठीक है ना। पहले बताता हूं अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग ज्यादा तो बोलो ना डिविडेंड भी ज्यादा, अमाउंट ऑफ अर्निंग कम तो डिविडेंड भी कम। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अर्निंग जो आपको आती है वो स्टेबली आती है, कि लगभग आपको अर्निंग आती ही है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा, लेकिन मतलब कर्व ऐसे तो हो सकता है जैसे ईसीजी में वो क्या रहती है, प्योर लाइंस रहती है, समझ में आ रही बात। ऐसे नहीं है कि फ्लक्चुएशंस इतने आ रहे कि वोल्टेज एक बार तो पूरी हाई, एक बार फिर वो पता पड़े कि सीएफएल पिन जल रही है हमारी, या बाकी जो, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार तो पीक पे आ गए पूरे प्रॉफिट और एक बार पूरे डाउनफॉल में चले गए, और ये ऐसा कभी कि कुछ भी हो जाता है, कभी पीक पे रहते हैं, कभी डाउन में चले जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड देने से बचेगी, डिक्लेयर करने से भी बचेगी, ठीक है ना। बोलेगी भी नहीं कि हम तुम्हें डिविडेंड, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उनके प्रॉफिट बहुत क्या रहते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, वोलेटाइल रहते हैं। नेक्स्ट है बच्चे स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ये वाला 6th हेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, बैक टू बैक इधर 3 हेडिंग में आपको बता रहा हूं, ऊपर नीचे अलग अलग वे में। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, एक कंपनी ऐसी है प्रॉफिट आए ना आए, हम तो भैया हमारी डिविडेंड पॉलिसी क्या है, स्टेबल है, हम तो देंगे। मैंने आपको कंपनी का नाम है, जैसे IRFC है, वेदांता है, तो ये कंपनी क्या देती है, अच्छा खासा क्या देती है, डिविडेंड देती है। इनकी पॉलिसी ऐसी कि हम डिविडेंड देंगे ही देंगे, भले प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, तो फिर कोई मायने नहीं रखता। अगर इनकी डिविडेंड पॉलिसी ही स्टेबल है तो डिविडेंड जाएगा, और नहीं है तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 9th हेडिंग है कैश फ्लो पोजीशन। आई थिंक मैंने यहीं तक पढ़ाया था, कैश फ्लो पोजीशन तक। कैश फ्लो पोजीशन अगर बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये पढ़ाया था कि ये भी, चलो सुनो ये समझो। हाँ जी, बात करते हैं किसकी, कैश फ्लो पोजीशन की। नमन भाई ये बहुत जल्दी ब्रेक लगाया। हाँ जी, कैश फ्लो पोजीशन, वरना तो ये तो पॉइंट बता ही दिया था बस, हाँ अगले 2 सेकंड में खत्म था। बिल्कुल, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन जिस कंपनी की स्ट्रॉन्ग है, जिस कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, आप मुझे बताओ वो डिविडेंड रोक के रखना चाहेगी या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी। नमन भैया सुबह सुबह देखो, दिमाग खराब मत करो, बहुत सिंपल सा सवाल है ये, और हमें पता है इसका जवाब हम बिल्कुल भी गलत नहीं देंगे, तो बता दो ना, बता दो। जिस कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है वो डिविडेंड देना चाहेगी या रोक के रखना चाहेगी। जब कैश फ्लो पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कमी कोई ना है भाई, समंदर है इधर, एक लोटा निकल भी जाएगा तो कौन सा कमी आ जाएगी, समझ में आ रही है बात। कैश फ्लो पोजीशन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। लेकिन कैश फ्लो पोजीशन बहुत खराब है, लिक्विडिटी टाइट है, तो भाई फिर तो क्या करना पड़ेगा, रोक के रखना पड़ेगा पैसा, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश। जब हम पेमेंट करते हैं डिविडेंड की तो वो क्या होता है, आउटफ्लो होता है, किसका, कैश का। अ कंपनी में बी प्रॉफिटेबल बट शॉर्ट ऑन कैश। एक कंपनी प्रॉफिटेबल तो हो सकती है लेकिन उसके पास कैश की कमी हो सकती है। हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रॉफिटेबल तो है, प्रॉफिट तो कमा रही है लेकिन कैश नहीं है। अरे वही बात कि सारा माल कैसे बेचा है, उधार बेचा है। P&L में अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है
लेकिन वो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया ना, अब तो सारे बच्चे पढ़ गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसलिए मैं बता भी सकता हूँ आपको। P&L में और कैश फ्लो में एक बार फिर बताया था मैंने आपको पहले भी डिफरेंस, कि P&L में प्रॉफिट तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत तगड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, ऐसा नहीं पड़ा है 5 करोड़ भी आपके पास आपके बैंक अकाउंट में, क्योंकि जो सारी की सारी सेल की हुई है, मेजर जो सेल की हुई है वो क्रेडिट सेल की हुई है। तो क्रेडिट सेल में सारे बच्चों को पता है, क्योंकि अकाउंटिंग होती है एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसे रिकॉर्ड कर दो, कैश से कोई हमें क्या नहीं करता है, मैटर नहीं करता है ऐसा कि कैश अभी आया क्या नहीं आया, जब कैश आएगा तो तब भी रिकॉर्ड करेंगे, वो कैश को रिकॉर्ड करेंगे। आज क्योंकि सेल हुई है तो सेल बुक कर दो। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एसओपीएल में तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, कैश, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा है वो 5 करोड़ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि कैश फ्लो पोजीशन बहुत क्या है, वीक है। सेल ऑपरेशन तो चल रहे हैं तुम्हारे, लेकिन ऑपरेशन एफिशिएंटली नहीं चल रहे। तुम्हारे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है ना, वो बहुत वाहियात है, बहुत वाहियात है। समझ, तभी तो तुम्हारी क्या हो गई, कैश फ्लो पोजीशन वीक हो गई। तुम्हारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत अच्छे होते तो तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन क्या होती, स्ट्रॉन्ग होती, इतना ज्यादा आप उधार ना बांटते। ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि जब हम पेमेंट करते हैं डिविडेंड की, तो उसमें क्या रहता है, आउटफ्लो होता है कैश का, अरे कैश जाता है ना हमारे पास से। तो बोल रहे हैं एक कंपनी प्रॉफिटेबल तो हो सकती है लेकिन शॉर्ट हो सकती है किसमें, कैश में। ठीक है ना? इन द केस ऑफ सरप्लस कैश, अगर सरप्लस क्या होगा हमारे पास, कैश होगा, द फर्म कैन पे मोर डिविडेंड, तो फर्म क्या कर सकती है, ज्यादा डिविडेंड पे कर सकती है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ कैश, लेकिन अगर कैश की क्या होगी, शॉर्टेज होगी, कंपनीज डिक्लेयर नो और वेरी लो डिविडेंड, या तो करेगी ही नहीं या करेगी तो बहुत कम करेगी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है बच्चों लीगल कंस्ट्रेंट्स। क्या है, लीगल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रुकावटें, दिक्कतें, बैरियर्स, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्शंस, हर्डल्स, हाइंड्रेंसेस, प्रॉब्लम्स, इतने सारे शब्द हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। और सब इनको ब्रेकर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ब्रेकर भी बोल सकते हैं, है ना, जो स्पीड को क्या करती है, इंटरप्ट करती है। ठीक है ना? तो ये कौन से ब्रेकर्स है, ये कौन सी ऑब्स्ट्रक्शंस है, कौन सी प्रॉब्लम्स है, लीगल प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स है? अब ध्यान से सुनना बच्चों, हमने 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, क्या कमाया, 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, कोई छोटी मोटी अमाउंट तो है नहीं है। हम तो अमाउंट ऑफ अर्निंग के बेसिस पे क्या देना चाहते थे, डिविडेंड देना चाहते थे, बिकॉज अमाउंट ऑफ अर्निंग है हमारे पास, पैसा हमने कमाया है, और हमने यहाँ पे देखा है कि अगर हम पैसा ज्यादा कमाएंगे तो हम क्या देंगे, ज्यादा डिविडेंड देंगे। हम तो देना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, और भी फैक्टर लग गए ना, उसमें से मैं ये समझा रहा हूँ आपको लीगल कंस्ट्रेंट। नमन भैया ऐसे तो और भी बहुत सारे फैक्टर, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? अरे बेटा ठीक है वो सारे फैक्टर है, लेकिन किसी ना किसी को तो लिंक, मेरे को कुछ तो माहौल बनाना पड़ेगा, आपको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी। अब वो ऐसे तो नहीं सारे बताऊंगा, वो सारे बच्चों को समझता है, एक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको, क्योंकि वो बिल्कुल उससे मेल खाता है कि हमने पैसा तो कमाया, डिविडेंड देना भी चाहते हैं हम, लेकिन कानून ने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी। पूछो कैसे? कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, ठीक है ना। अब वो सेक्शन ये बोलता है कि अगर आपका कोई अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो उस केस में आपको पहले अपने प्रॉफिट से उसे सेट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा, देन ही आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नहीं समझ में आया बच्चों? क्या हुआ, पिछले साल हमने एक मशीनरी खरीदी थी, पिछले साल हमने एक मशीनरी खरीदी थी 800 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ रुपए की, 800 करोड़ रुपए की। अब वो मशीनरी ऐसी थी, हाँ बिल्कुल, कुल 800 करोड़ रुपए की हमने मशीनरी खरीदी थी। बिल्कुल ऐसे लिखते हैं चेक में, चाहे कितनी भी बड़ी अमाउंट हो, कितनी भी छोटी अमाउंट हो, ओनली जरूर लिखते हैं। क्या है ना, अंबानी की औलाद है ना तो ओनली लिख देते हैं हम। हाँ जी, सुनो ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, 800 करोड़ रुपए का हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी पिछले साल।
और वो प्लांट एंड मशीन कैसी थी बेटा, ध्यान से सुनना, कि इनकम टैक्स ना उस पे जो डिडक्शन अलाउ करता है, बेसिकली होता क्या है कि सारे बच्चे खर्चा डालते हैं ना डेप्रिसिएशन का, बहुत अच्छे समझना है, ठीक है ना, बहुत काम में आएगा आपके, कि उसका खर्चा डलता है ना डेप्रिसिएशन का P&L में, और सारे बच्चों को पता है कि जो खर्चा होता है वो प्रॉफिट को कम करता है, वो एप्रोप्रिएशन नहीं होता, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? हालांकि डेप्रिसिएशन के केस में ऐसा है कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। कैसा है? नॉन कैश एक्सपेंस है। क्यों है नॉन कैश एक्सपेंस? बिकॉज वो हमें किसी को देना नहीं है, वो हमें किसी को देना नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स हमें अलाउ करता है, इनकम टैक्स हमें अलाउ करता है कि तुम ये खर्चा डाल दो, जिससे कि तुम्हारा क्या हो जाए, प्रॉफिट कम हो जाए, फिर तुम्हें उस पर क्या हो जाएगी, टैक्स की सेविंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हालांकि मैं टैक्स की सेविंग की बात नहीं कर रहा हूं, टैक्स की सेविंग की बात मैं कर चुका हूं, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेप्रिसिएशन से भी होती है, लेकिन फिलहाल मैं वो चर्चा नहीं कर रहा हूं। बेटा इनकम टैक्स एक्ट ने ये बोला हुआ है कि जो तुमने पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी खरीदा ना, इसकी हम आपको इकट्ठी डिडक्शन दे देंगे। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हो आप P&L में, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते हो। कैसे करते हो? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते हो। मान लिया 800 करोड़ का प्लांट था, 800 ही बोला ना मैंने, 800 करोड़ का प्लांट था, और लेट सपोज उसकी लाइफ कितनी थी, 10 साल थी। कितनी थी? 10 साल थी। तो 80 करोड़ का तुम्हें क्या डालना था, डेप्रिसिएशन डालना था हर साल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो वो जो तुम्हारे 1000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट आए थे, तो कैसे आते? 80 करोड़ का खर्चा घटा के आते। क्या आते? 80 करोड़ का खर्चा घटा के आते। बात समझ में आ रही है? लेकिन हुआ यूं था, ध्यान से सुनना बच्चों, पिछली बार वो जो 800 करोड़ रुपए का हमने प्लांट खरीदा था ना, इनकम टैक्स एक्ट ने ये बोल के रखा, हमें फायदा दिया इनकम टैक्स ने, कि इस प्लांट पे आपको हम इकट्ठी डिडक्शन देंगे, इकट्ठी, वन टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ, मतलब आप जो इसका डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, वो डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं करने का। गवर्नमेंट मान लिया उस प्लांट एंड मशीनरी को या उस इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है। क्या करना चाहती है? प्रमोट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू कि इसकी डिडक्शन हम आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं देंगे, इकट्ठी डिडक्शन देंगे। और मजे की बात ये, इकट्ठी भी देंगे और डबल देंगे, 200% देंगे। कितनी देंगे? 200%। अबे भाई मजा आ गया, तुम्हें समझा नहीं क्या मजा आया है? दरअसल ऐसा होता है, कुछ जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होती है ना, जो बंदे क्या करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं ताकि देश के अंदर इनोवेशंस को प्रमोट किया जा सके। तो गवर्नमेंट एक सेक्शन होता है, सेक्शन 35 AD अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो उसमें कुछ क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी आपको 200% तक भी क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी 150% तक आपको क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। अब ध्यान से सुनो, जैसे मेरे एग्जांपल में 800 करोड़ का प्लांट लिया था हमने, तो उसकी 200% डिडक्शन मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि आप आज के आज ही इसी फाइनेंशियल ईयर में आप कितने का 1600 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस डाल सकते हो अपने P&L में। गवर्नमेंट ने आपको बोला है। जहां पे खर्चा कितने का डलना चाहिए, तो नॉर्मली 80 करोड़ का, क्योंकि उसकी लाइफ 10 साल थी, ओवर द लाइफ डलता है वो खर्चा। तो आज वो जो 80 करोड़ के बजाय खर्चा कितना डल रहा है, 1600 करोड़ का। ओ माय गॉड, कितना है? 1520 करोड़ से ज्यादा खर्चा डल रहा है। बात समझ में आ रही है? तुम्हारे पास जो तुमने पिछली बार जो प्रॉफिट बनाया था, मैं पिछली बार की बात कर रहा हूं, वो 1000 जो बताया था वो इस बार है। बात समझ में आ रही है? पिछली बार बच्चे लोगों, पिछली बार हुआ यूं कि जो तुमने प्रॉफिट कमाया था, जो तुमने क्या कमाया था, प्रॉफिट कमाया था, वो था ही 900 करोड़। ग्रोस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ग्रोस प्रॉफिट की। ग्रोस प्रॉफिट था ही 900 करोड़, और खर्चे कितने डल गए खाली डेप्रिसिएशन का, 1600 करोड़। ग्रोस प्रॉफिट तो है कितना, 900 करोड़। मान लिया एक बार के लिए, मान लो कि तुम्हारी सारी वो जो सेल थी, जो तुमने 900 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, वो सब कैश में पड़ा हुआ है तुम्हारे पास। बात समझिए, कैश में पड़ा हुआ है। कैश में, कैश माने बैंक में, कैश बैंक कुछ भी बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। अच्छा, तुमने इधर खर्चा डाल दिया, कितने का, 1600 करोड़ का। ये खाली डैप का खर्चा है। किसका खर्चा है? और भी तो खर्चे होते हैं। किसके? इनडायरेक्ट खर्चे और भी तो होते हैं P&L में जो डलते हैं। प्रिंटिंग के खर्चे हो गए, सैलरी हो गई, आपकी स्टेशनरी हो गई, बाकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, है ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, बहुत तमाम चीजें होती है। मान लिया 200 करोड़ के वे थे, कितने हो गए टोटल खर्चे, 1800 करोड़। बात समझ में आ रही है ना? तुमने कमाया कितना था पैसा, 900 करोड़। कितने का लॉस निकल करके आएगा उधर, 900 करोड़ का।
कितने का लॉस निकल के आएगा? 900 करोड़ का। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो ना। अच्छा 900 करोड़ का लॉस तो आ रहा है आपको, 900 करोड़ का लॉस तो आ रहा है, लेकिन अगर आप एक थोड़ा और डिटेल में बताता हूं आपको, लेकिन अगर आप एक्चुअल में रियलाइज करोगे बच्चों, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तुम ठीक अकाउंटेंसी में सीखते होंगे, लेकिन मैं आपको अकाउंटेंसी सिखा नहीं रहा हूं, मैं अकाउंटेंसी को पढ़ना सिखा रहा हूं आपको, इसको पढ़ते कैसे है। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूं आपको, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ये आपका P&L है, P&L अकाउंट। इधर है आपका बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ये है कितने का? 900 करोड़ का। इधर हो गए आपके खर्चे टू डेप्रिसिएशन, जो गवर्नमेंट ने 200% की डिडक्शन अलाउ की है। 800 करोड़ का प्लांट था, लेकिन 200% बोला खर्चा क्लेम कर लो, तो कितना हो गया? 1600 करोड़। तुम बोलोगे नमन भैया इससे क्या फायदा होगा? किसी बच्चे को समझ में आ रहा है इससे फायदा क्या होगा? अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा अभी समझ में आ जाएगा। इसमें और खर्चा डाला, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो डाले 200 करोड़ रुपए के। तो यहां पे आपका क्या निकल के आ जाएगा? बाय नेट लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट लॉस। कितने का? 900 करोड़ का। से यस और नो? एक्चुअल में बच्चों ध्यान से देखना, एक्चुअल में क्या होता? एक्चुअल में आपको ये 80 करोड़ का खर्चा डलता है यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट वो ना देती है आपको, क्या ना देती है आपको? डिडक्शन ना देती है वो 200% की, और ये 200 करोड़ का खर्चा डलता है। 280 करोड़ का खर्चा डलता, और 900 करोड़ का क्या था आपका? जीपी था। तो उसमें से 900 करोड़ में से आप क्या घटाओगे? 280 घटाओगे, तो कितना बनेगा? 620। कितना बनेगा? 620। 620 करोड़ का आपका क्या आना चाहिए था? प्रॉफिट आना चाहिए था। उस पर टैक्स जाता, क्या जाता? और देखो मजे की बात ये है, टैक्स तो गया नहीं, उल्टा क्या आ गया? लॉस आ गया 900 करोड़ रुपए का। और बच्चों इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि अगर आपको लॉस आया है तो आप इसे अगले 8 सालों तक क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का मतलब क्या है कि लेट सपोज आपके अगले साल क्या आएंगे? प्रॉफिट आएंगे। अब मेरी पिक्चर में आया इस बार का जो मेरा प्रॉफिट आया बच्चों, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, सब घटा घटू के, इधर मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। टू नेट प्रॉफिट ये आया 1000 करोड़। कितने का है? 1000 करोड़ का। अभी जो 1000 करोड़ का ये जो नेट प्रॉफिट आया है ना, या तो इसे चलो एक काम करो, मैं थोड़ा और समझाता हूं आपको, दूसरे तरीके से समझाता हूं, इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ये जो 1000 करोड़ है ना, इसको ग्रॉस प्रॉफिट ही लो। क्या लो? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना? इस साल का आया 1000 करोड़। कितने करोड़? 1000 करोड़। हाँ, अब लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है, मैंने इसे ऐसे इसलिए क्यों बोला क्योंकि फिर मैं से वरना मेरे को चेंज करना होता। मैं आपको एक कहानी पहले भी सुना चुका हूं इसकी। 1000 करोड़ का मेरे को क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट आया। क्या आया? मैं तो क्या देना चाहता हूं भाई, इस बार मेरे और कोई कुछ खर्चे नहीं है, मान लो, लेट्स सपोज, सिंपल रखते हैं, हो सकते हैं खर्चे लेकिन कोई खर्चे नहीं है। तो 1000 करोड़ रुपए मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया और मेरे कोई खर्चे नहीं है, तो यही क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा। टैक्स वैक्स चला जाएगा इसमें से, वो बात अलग है। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो, मैं तो क्या देना चाहता हूं? डिविडेंड देना चाहता हूं। मैं तो डिविडेंड देना चाहता हूं। मैं तो डिविडेंड देना चाहता हूं, लेकिन नहीं दे सकता, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ने ये बोला है, कानून ने, कंपनीज एक्ट ने भी ये बोला है। ठीक है ना? इनकम टैक्स एक्ट ने तो ऊपर की बात बताई, कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि अगर आपको डिविडेंड देना है तो सबसे पहले जो आपके जो अनएब्जॉर्ब्ड खर्चे पड़े हुए हैं ना, खासकर क्या है? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। क्या है? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आप उसे सेट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? जो अनएब्जॉर्ब्ड है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था। कितने का एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था? 900 करोड़ का जो डेप है एब्जॉर्ब, भाई ये 200 करोड़ एब्जॉर्ब हो गए इस 900 से। हाँ बोलो ना, कितने बच गए? 700। अब मेरा वो कितने का है? डेप्रिसिएशन 1600, और मेरे पास प्रॉफिट कितने के पड़े हुए? 700, जिसे मेरे को एब्जॉर्ब करना है ना? तो मैं एब्जॉर्ब कितने कर चुका हूं? 700 के क्या कर चुका हूं? एब्जॉर्ब कर चुका हूं डेप्रिसिएशन। तो 1600 में 700 एब्जॉर्ब कर चुका, तो बाकी बचा कितना? वही तो लॉस आया 900 करोड़ का। गवर्नमेंट बोल रही है पहले इसको क्या करो? खत्म करो, इसे एब्जॉर्ब करो। इसे क्या करो? एब्जॉर्ब करो। अब मैं तो 1000 करोड़ में डिविडेंड देना चाहता था भाई, कितने का? 700 करोड़ का। कितने का? नहीं दे सकता, क्योंकि 1000 करोड़ में से पहले 900 करोड़ तो ये सेट ऑफ करने पड़ेंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे। अब मेरे पास, जब मैं एडजस्ट कर दूंगा इसे, मैं इधर करूंगा, मान लिया टू अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कितने करोड़ का? 900 करोड़ का।
तो मेरे पास टू एनपी कितना बचेगा 100 करोड़। मैं तो देना चाहता था ना, और रह कितना गया मेरे पास प्रॉफिट। तो कानून ने मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी। क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से मैं क्या नहीं दे पाऊंगा, डिविडेंड नहीं दे पाऊंगा, और दे पाऊंगा तो कम दे पाऊंगा। बात समझ में आ रही ना? कंपनी बोलेगी यार सारा तो, हालांकि एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बात और बता दूं, ये तुम्हें जो 100 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है ना, एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में तो ज्यादा है। एक्चुअल में तो क्या है? ये क्या हुआ भैया, ये क्या बात हुई? अभी अभी रियलाइज कराता हूं। मैंने ये बात उधर में बताने वाला था अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको, लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम कंफ्यूजन में आ जाओगे। दो तीन चीजें चल रही है यहाँ पे, इनकम टैक्स चल रहा है, कंपनी एक्ट चल रहा है, और फिर वो चल जाएगा, वो जो एक्रोल अकाउंटिंग भी चल रही है यहाँ पे, एक्रोल और कैश बेसिस भी चल रहा है, तो कंफ्यूजन में ना जाओ। तो अभी ध्यान से सुनो, मैंने ये 900 करोड़ रुपए का जो पिछले साल प्रॉफिट बनाया था, ये सारा मैंने कैश में किया था। किस में किया था? 1 रुपए का भी मैंने उधार नहीं बांटा, तो सारा मेरे पास किस में पड़ा हुआ होगा? कैश में पड़ा हुआ होगा। मेरी जेब से खर्चा कितना हुआ? ये 200 करोड़ का। बात समझ में आ रही है? 900 में से कितने चले गए? 200। मेरे गल्ले में कितने पड़े होंगे? बैंक में कितने पड़े होंगे? 700 करोड़ रुपए। कितने पड़े होंगे? मुझे बताओ, ये जो खर्चा हमने डाला, ये डालने के लिए खर्चा, नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन कोई खर्चा ऐसा कोई ना, किसी को देना, कोई मेरे से डेप्रिसिएशन का खर्चा मांगने आएगा? हाँ, ये तो जस्ट अकाउंटिंग एंट्री है। क्या है? अकाउंटिंग एंट्री है। तुम्हें समझ में आ रहा है? 1600 बुक्स तो क्या दिखा रही है मेरे को? 900 करोड़ का क्या है? लॉस है। एक्चुअल में 700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। आ रही है तुम्हें बात समझ में? तीन चीज चल रही है यहाँ पे, इनकम टैक्स चल रहा है, एक कंपनी टैक्स चल रही है, एक तीसरी कहानी मैंने ये बताई आपको। एक्चुअल में 700 करोड़ का क्या पड़ा है? प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अब बुक क्या दिखा रही है? 900 करोड़ का लॉस है। बुक तो दिखा रही है 900 करोड़ का लॉस, गल्ले में माल पड़ा है, उधर बैंक में भरे पड़े हैं, बैंक 700 करोड़ रुपए पड़े हैं। मजा है भाई, ये तो, ये कुछ गलत बात नहीं है, ये मजा है। और टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा। देखो कायदे में तो 700 करोड़ रुपए का मेरे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उससे क्या देना होता? टैक्स देना होता है। मान ले 30% लगाऊं तो 210 करोड़ का टैक्स देना होता, वो भी बच गया। किसकी वजह से? डैप की वजह से। किसकी? ध्यान से सुनो, जैसे इंटरेस्ट क्या करता है ना, टैक्स सेव करता है, डेप्रिसिएशन भी करता है। क्या भी करता है? देखो कितना मजा है यहाँ पे। वैसे तो डेप्रिसिएशन टैक्स बचाता है, यहाँ पे तो और भी भर भर के टैक्स बचाया, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही प्रमोट करना चाहती है इन्हें, तभी तो ऐसा दिया। तुम्हें बोलोगे गवर्नमेंट को पता नहीं है कि लोग ऐसा कर रहे हैं, अरे गवर्नमेंट खुद करवा रही है ऐसा, क्योंकि वो क्या करना चाहती है? प्रमोट करना चाहती है। क्या करना चाहती है? प्रमोट करना चाहती है लोगों को। हाँ, तो भाई वो आगे आएंगे तो आगे देंगे ना। 2 साल तक तो बच गए ना, 2 साल तक तो बच गए। अभी 2 साल में तुम डिविडेंड देना चाहते थे, तुम तो यहाँ पे भी इस साल, अब ध्यान सुनो, जो करंट ईयर है, करंट ईयर में तो देना ही चाहते थे, लेकिन दे नहीं पाए, क्योंकि नेट प्रॉफिट कितना ही आया। एक्चुअल में तो माल पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। एक्चुअल में तो देखो तुम यहाँ पे अगर पिछले साल का भी लगाओगे, पिछले साल के कितने बचे हुए तुम्हारे पास? 700 करोड़ रुपए। मान लो तुमने भी कहीं पे भी खर्च नहीं किया अभी, और 700 करोड़ तो भी बच गए। इस बार कितने कमाए तुमने? 1000। कितने? 1000 करोड़ रुपए। और जबकि क्या है, इनमें से कुछ खर्चा हुआ नहीं, तो एक्चुअल में तो 1700 करोड़ रुपए पड़े। कितने पड़े? और बुक क्या दिखा रही है? 100 ही करोड़। 1600 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा माल पड़ा हुआ है। अब बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो ये चीज है। देखो, पैसा होने के बावजूद भी फिर भी डिविडेंड नहीं दे सकते, होने के बावजूद भी। एक तो बच्चा ये कहता है कि पैसा हो तो डिविडेंड देंगे, और नहीं हो तो नहीं देंगे। यहाँ पे है भी, फिर भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किसने पाबंदी लगा दी? कानून ने। लीगल कंस्ट्रेंट्स आ गई हमारे ऊपर। क्या आ गई? लीगल कंस्ट्रेंट्स। क्या आ गई? लीगल कंस्ट्रेंट्स। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। बात समझ में आ रही है? रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई है हमारे पास, सारे बच्चों को पता है कि जो डिविडेंड दे सकते हैं हम, डिविडेंड पास्ट ईयर प्रॉफिट में से भी दे सकते हैं। किस में से भी दे सकते हैं? पास्ट ईयर प्रॉफिट में से भी दे सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर मान लिया गवर्नमेंट ने उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि पिछले 3 सालों से ज्यादा के प्रॉफिट पे क्या नहीं दे सकते डिविडेंड, तो फिर जो रोक के रखा था ना सारा, और रोक के ही रह जाएगा, वो डिविडेंड के फॉर्म में नहीं जाएगा। वो बस इन्वेस्ट तो कर सकते, कंपनी का नहीं हो जाएगा। कभी सोचो, कंपनी का तो एक चवन्नी टिकन्नी भी नहीं होगा, है तो सब माल किसका? शेयर होल्डर। बस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होगा कि पहले तुम्हें से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे कंपनी को, और कंपनी से क्या कमाएगी? प्रॉफिट कमाएगी। क्या कमाएगी? प्रॉफिट कमाएगी। फिर उससे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब जो वो
रखा हुआ था पैसा जो तुमने इन्वेस्ट करा था, उसका इंपैक्ट आया शेयर प्राइस में। किस में आएगा? शेयर प्राइस बढ़ेगा तो वहां से अपना मार्केट में तुम सेकेंडरी मार्केट में शेयर बेच के निकल लो। मान ले तुमने 20 रुपए खरीदा, लेकिन वो उसका इंपैक्ट आ जाएगा। सारे बच्चों को कल भी समझाया था मैंने कि शेयर प्राइस में कैसे इंपैक्ट आता है, तो वो अपना बेच के निकल लो सेकेंडरी मार्केट में। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होती है वो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। शेयर मार्केट होती है बेसिकली, ठीक है ना। बोलो इतनी बात समझ में आती है क्या आपको? ये मैंने लीगल कंस्ट्रेंट का आपको एक एग्जांपल दिया बच्चों, एक एग्जांपल, ऐसे तमाम एग्जांपल है, इसीलिए मैंने कल नहीं समझाया था, क्योंकि कल करने को तो मैं कर देता, 2 मिनट में से रफा दफा कर देता, लेकिन अच्छे से समझाना चाहता था। और भी हो सकता है, मान लिया कानून ने आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी, चलो वो अगले वाले में बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो उसी का ही पॉइंट है, एग्जांपल भी उसी का ही है, यहाँ पे फिट भी नहीं होगा। फिलहाल टेक्स्ट पढ़ा दो इसका। ये समझ में आया ना तुम्हें? क्या समझ में आया तुम्हें, मुझे ये बताओ। कभी मैं ही समझ रहा हूँ, तुम ना समझ रहे हो। हाँ जी, गवर्नमेंट ने जो लीगल कंस्ट्रेंट लगाई, उससे हमारे किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? डिविडेंड के ऊपर फर्क, डिविडेंड डिसीजन के ऊपर फर्क पड़ेगा कि हम डिविडेंड दे या ना। अगर सरकार ने हमारे ऊपर कानून के थ्रू कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दी, कंस्ट्रेंट लगा दी, तो हम चाह के भी डिविडेंड नहीं। सरकार ने बोला खुला डिविडेंड दो, बात समझ में आ रही है? अब मान लिया उन्होंने ये हटा दिया कि चाहे भले ही तुम्हारा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम क्या कर सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो। तो देखो कम प्रॉफिट होने के बावजूद भी एक बच्चा कहेगा बुक में तो कितना ही प्रॉफिट है, 100 करोड़ का। एक्चुअल मतलब बुक में तो प्रॉफिट आ रहा है कितने का, एक्चुअल में तो 1700 करोड़ रुपए पड़े हुए। मान लो इस कंपनी ने आपको 1200 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटा, कितने का, 1200 करोड़ का डिविडेंड बांटा। एक बच्चा कह रहा है कहां से भाई, कंपनी के बुक में प्रॉफिट ही कितना आ रहा है, 100 करोड़। साला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 1200 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांट दिया? हो सकता है, अरे होगा, वो हो तब सकता है तेरे को जब समझेगा, जब नमन भैया की क्लास आज तूने अटेंड की होती, आज की बात समझ में आ रही ना। जब तूने वो अटेंड की होती तो पता पड़ता कि 100 करोड़ का प्रॉफिट होने के बावजूद भी 1200 करोड़ रुपए का डिविडेंड कैसे बांट दिया। डाका नहीं डाला है। ये खेल है बुक्स को समझने का और प्रैक्टिकलिटी को समझने का, कि जो माल पड़ा हुआ है वो ज्यादा कैसे है और बुक्स में प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है। ऐसे नहीं बोलने का 100 करोड़ है तो इस कंपनी की तो औकात ही नहीं है। बेटा दरिया को, ठहरी भी दरिया को देख करके उसकी गहराई का अंदाजा मत लगाना, है ना। हाँ जी, अब वो तो जब पार्किंग में गाड़ी लगाएगा तो पता पड़ेगा ना। हाँ जी, बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती है? चलो थैंक यू वेरी मच, इसका टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। क्या नमन भैया यार, इतना इतना टेक्निकल टेक्स्ट हमारे से पढ़वाओगे? अरे एक बार पढ़ के तो देखो, तुम्हें समझ में आएगा। इतना माथा ऐसे कोई ना खपाया इसमें। नहीं, वो उसका डेप्रिसिएशन का खर्चा मिलता है, तो वो इंटरेस्ट का मिलेगा, जो इंटरेस्ट जा रहा है। ऐसे तो लोग बहुत एडजस्टमेंट करते हैं, कभी 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 क्या, तुम ज्यादातर देखना जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, चाहे उनका कुछ भी काम हो, लेकिन वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जरूर चलाते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जरूर चलाते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर टैक्स नहीं होता और सब्सिडीज भी मिलती रहती है कुछ ना कुछ। तो लोग एग्रीकल्चर की आड़ में अपने बाकी के धंधे चलाते हैं, पैसा आता है दूसरे धंधों का, दिखाते हैं किसका आया, किसका, एग्रीकल्चर का, तो ऐसे अपना टैक्स भी बचाते हैं, ठीक है ना। तुम सोचोगे भाई ये कंपनी तो क्या करती है, ये कंपनी तो एसी बेच रही है, क्या बेच रही है, इनका एग्रीकल्चर से क्या मतलब है, ये क्यों कर रहे हैं एग्रीकल्चर, इसलिए कर रहे हैं एग्रीकल्चर। ये सब टैक्स की एडजस्टमेंट होती है, क्या होती है, टैक्स की एडजस्टमेंट होती है। पढ़ो लीगल कंस्ट्रेंट, 1 ही मिनट का समय है बस आपके पास। पंच, अरे
आती है बात समझ में सारे बच्चों को? पीछे नहीं? हाँ, पक्की बात, झूठ मूठ में तो नहीं? वर्मा जी क्या समझ में आया? अच्छा तो पढ़ो। जैन साहब को भी दिखा दो भाई, जैन साहब कह रहे मेरा भी नंबर आ सकता है। आ गया समझ में? पक्की बात, चलो तो समझा दो। यही लीगल कंस्ट्रेंट्स बस। पैसिव इनकम की घंटी। कौन सा बता रहे, कौन सा पॉइंट नंबर? ये कौन से वाला? अच्छा ठीक है, चलो एवरी कंपनी वाला बताओ। हाँ, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन हमें क्या करने होते हैं? फॉलो करने होते हैं। एवरी कंपनी हैज टू फॉलो विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हर एक कंपनी को क्या करना होता है? कंपनीज एक्ट को फॉलो करना होता है। व्हाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, क्या डिक्लेयर करने से पहले? सच प्रोविजंस मस्ट बी फॉलोड बाय द कंपनी बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। वो फॉलो करने ही मस्ट बी। भाई कानून को हाथ में कोई ना लोगे, ठीक है ना? अभी क्या है कि बिजनेस करना है, धंधा करना है भारत में, तो कानून को तो फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी, आपकी इमेज हैम्पर हो जाएगी, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, है ना? बाकी रेगुलेटरी एजेंसी क्या करेगी? इंटरवीन करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन पढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल चलो पढ़ो आप। According to the provision of the Companies Act 2013, a company has to provide for present and past depreciation on assets before declaring the. हाँ, प्रेजेंट डेप्रिसिएशन भी पहले एडजस्ट करना है। और नमन भैया हमारे एग्जांपल में तो नहीं था प्रेजेंट डेप्रिसिएशन, अबे हमने पिछले बार ही डाल दिया था सारा, 100% भी नहीं 200%। समझ में आ रही बात? ऐसा तो अच्छा, ये नमन भैया तुमने ऐसा क्यों एग्जांपल दिया? तुम सिंपल सीधा सच्चा समझ एग्जांपल दे सकते हैं डेप्रिसिएशन का। अगर मैं ये 200% की डिडक्शन ना देता, कम उसका इनकम टैक्स का रेफरेंस ना दे करके, तो ये एग्जांपल ही ना फ्रेम होता, फिर तो प्रॉफिट ना जाते क्या? जब प्रॉफिट आते तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहां बचता? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तभी तो होता है कि जब एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कुछ तो किसी वजह से क्लेम कर लिया हो हमने, और फिर वो एडजस्ट ना हो पाया हमारे प्रॉफिट से, ठीक है ना? हालांकि कैश अलग पिक्चर शो कर रहा है और बुक्स अलग पिक्चर शो कर रही है, वो बात भी समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट और पास्ट डेप्रिसिएशन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि सेट ऑफ करना पड़ेगा बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। अच्छा, वो हमने एडजस्ट कर दिया तो हमारे पास तो 100 करोड़ के प्रॉफिट बचे, बाकी माल तो पड़ा हुआ है पिछला और अगला सब मिला करके 1700 करोड़। लेकिन नहीं कर सकते हम, पैसा होने के बावजूद भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। क्या है? अच्छा एक और रह गया क्या? सच प्रोविजंस में रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कह रहे हैं अगर इस तरह का कोई प्रोविजन होगा, है जो कि एक्चुअल में, तो वो कह रहा है कि प्रॉफिट की अमाउंट क्या कर देगा? वो कैश में नहीं करेगा कम, बुक्स में कम करेगा, एंड लेसर डिविडेंड विल बी पेड। कैश में तो मजा है, कैश में सारा माल अपना ही है भाई, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चों कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। क्या है? कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है? मतलब हमारे ऊपर जो पाबंदी लग गई वो इस वजह से लग गई क्योंकि हमने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। कैसे? मान लिया बच्चों हमने लोन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है, और उसका ब्याज जाता ही है, रेगुलर जाता है, हर साल जाता है। लेकिन जो हमारे लैंडर थे ना, लैंडर कौन? जिसने लोन दे रखा है, उसने एक शर्त लगाई थी हमारे से। शर्त ये लगाई थी कि जब भी आप क्या करोगे, डिविडेंड पे करोगे ना, जब भी आप डिविडेंड पे करोगे इक्विटी वालों को, ब्याज आएगा हमारा, उससे कोई हमारा मतलब नहीं है, ब्याज तो देना ही देना है आपने। जब भी आप क्या करोगे, डिविडेंड पे करोगे, तो जितनी अमाउंट आपने हमारे से उठा रखी है लोन के तौर पे, उसका 20% आपको क्या करना पड़ेगा? हमें
रीपेमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रीपेमेंट करने के बाद ही आप क्या दे सकते हो? डिविडेंड दे सकते हो। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, रीपेमेंट करने के बाद ही क्या दे सकते हो? डिविडेंड दे सकते हो, रीपेमेंट करने के बाद। हुआ यूं बच्चों, लोन ले रखा था हमने 2 कितने का? 2000 करोड़ 1200 करोड़ का। 1200 करोड़ का कह रहा है, चलो बच्चा वो ले लेते हैं। 1200 करोड़ का हमने क्या ले रखा है? लोन ले रखा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 150 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, है ना? कितना कमाया? 150 करोड़ रुपए का। हम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले थे और अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले थे। इतने में आके हमारा कॉलर पकड़ लिया किसने? लैंडर ने। किसने? लैंडर। ब्याज दे के आया वो कितने? 150 करोड़ का प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट है। ब्याज तो चला गया होगा ना उसमें से, टैक्स वैक्स सब दे दिया। अब तो वो किसके लिए बचा है? इक्विटी वालों के लिए बचा है। किसके लिए बचा है? इक्विटी वालों के लिए। इक्विटी वालों का, हाँ, प्रेफरेंस को भी दे, सबको दे दिया। ईए बची हुई है। क्या बची हुई है? ईए 150 करोड़ की। कितने की? कैश में पड़ी है। किसमें पड़ी है? कैश में। हम एनुअल जनरल मीटिंग में किसको डिविडेंड डिक्लेयर करने की बस बात करने वाले थे, मुद्दा रखने वाले थे, एजेंडा रखने वाले थे। एजेंडा समझते हो आप? मुद्दा, ठीक है ना? कि वो रखने वाले थे कि भाई हमें क्या करना है? डिविडेंड डिक्लेयर करना है। जैसे ही किसको भनक लगी? लैंडर को, कि ये क्या करने वाले हैं? डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं। आके हमारा कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ करके हमें वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगे जो हमने उनसे पास्ट में किया था। वो जो वादा हमने उनसे किया था, उन्होंने लोन इसी बेसिस पे दिया था हमें, इसी कंडीशन पे, इसी शर्त पे दिया था कि जब भी आप, वो अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने शर्त क्यों लगाई? ताकि उनकी सेफ्टी रहे। क्योंकि अगर वो किसको, मान लिया किसको पैसा बांट रहे? इक्विटी वालों को, मालिकों को पैसा बांट रहे, साला हमें पैसा नहीं बांट रहे, तो उन्हें फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उन्हें अपनी क्या लग रही है यहाँ पे? उन्हें ऐसा लग रही है कि सिक्योरिटी इश्यू लग रही है कि कहीं ना कहीं हमें हमारा ये पैसा डूब ना जाए। दैट्स वाई उन्होंने ये शर्त लगाई थी कि जब भी डिविडेंड बांटोगे तो 20% पहले क्या देना पड़ेगा? हमारा रीपेमेंट करना पड़ेगा। मैंने कितना बोला था आपको प्रॉफिट? 150 बोला था। थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करूं इसमें से? नहीं करूं? चलो छोड़ो, जान दो, नहीं करता हूं। ऐसे ही दे देता हूं एग्जांपल। सुनो, अब जैसे लोन कितने का लिया था हमने? 1200 करोड़ का। 1200 करोड़ का 20% निकालो, 240 करोड़। हमने प्रॉफिट कितना कमाया था? 150 करोड़। बात समझ में आ रही ना? पूरी रीपेमेंट भी नहीं हो पाएगी। क्या भी नहीं हो पाएगी? इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लो, 250 करोड़ कर लो उसे प्रॉफिट। कितना कर लो? 250 कर लो। कितना कर लो? 250 करोड़। दैट्स वाई, ठीक है ना? ताकि मैं आपको बस एक चीज तो क्लियर, मतलब किसी एक का तो पीछा छूटे, ठीक है ना? इसलिए वो एग्जांपल ऐसा मैंने रेक्टिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो 250 करोड़ के प्रॉफिट बनाए थे आपने। ईए कितने की थी? 250 करोड़ की। कितने की? उन्होंने तुम्हारा कॉलर पकड़ लिया, 20% की रीपेमेंट करो। ब्याज तो चला गया, रीपेमेंट की बात कर रहा, प्रिंसिपल अमाउंट की कह रहे 20% रीपेमेंट करो। तो अब जो हमारे पास कैश बचा हुआ था, हम अपनी तो कैश फ्लो पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग मान रहे थे। क्या मान रहे थे? 1 मिनट में आके उसने मोए मोए कर दिया। हम तो सोच रहे थे बहुत अच्छी क्या है हमारी कैश फ्लो पोजीशन है। उन्होंने आके बोला 240 करोड़ रुपए की रीपेमेंट पहले हमें करो। अब हम अपने जो शेयर होल्डर को 200 करोड़ का डिविडेंड देना चाहते थे। कितने का डिविडेंड देना चाहते थे? 200 करोड़। 10 करोड़ का भी नहीं दे पाएंगे बोलो, है ना? और फिर क्या मतलब, 10 करोड़ का देने से अच्छा, ताकि लोग गाली ना दे कि देखो क्या चिल्लर दिया, ठीक है ना? तो इसलिए वो भी हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, वो भी नहीं दे रहे, देते ही नहीं बस, ठीक है ना? बात सब कौन? हाँ, कहीं से भी ला, तो फिर अभी ध्यान से सुनो। मैं उनने शर्त ये लगाई थी ना, उनने शर्त ये लगाई थी कि अगर डिविडेंड बांटोगे, अब ये भी सुन लो, वो बच्चा कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास 150 करोड़ के प्रॉफिट होते और तुम्हें 240 करोड़ की क्या करनी थी? पेमेंट करनी थी, तो फिर पैसा कहां से लेके आते? अरे डिविडेंड ही ना डिक्लेयर होता फिर, क्योंकि उसने शर्त ये लगाई थी डिविडेंड दोगे तो पहले हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अब जब हमारे पास पैसा है नहीं उसे पूरा पे करने के लिए, या तो कहीं से लोन पे उठा करके उसे पैसा देंगे, जो कि मैं वाहियात गिरी मानता हूं, मतलब ये वाहियात पता है, ये बचकानी हरकतें है।
अब वो 150 करोड़ रुपए हमारे पास है, इनसफिशिएंट है, तो बस क्या ही होगा, उनने जब हमारे आका कॉलर पकड़ लिया कि 240 करोड़ रुपए पहले तो हमें दो, बाद में बांटना, हमने कहा भैया 240 करोड़ का है तो सारे ही 150 करोड़ है। बात समझ में आ रही? कहने लगे तो चैन से बैठ जाओ, डिविडेंड बट ना जा। समझ में आ गई बात? बटने गई नहीं, ठीक है ना। कह रहे भाई, वो कह रहे ना कि केक कटेगा तो सब में बटेगा, उसका तो ये कहना है, अगर तो सब में नहीं बट तो केक काटिए ना बस, फिर अपने घर पे रहो, बात खत्म नक्की। अब वो जो 150 करोड़ का बेचारे को डिविडेंड मिलने वाला था, शेयर होल्डर को, बेचारा वो देखते देखते रह गए, है ना। मतलब वो ऐसा हो रहा था कि लक्ष्मी जी टीका लगाने आने लग रही थी, इतने में आके उसने फेस वॉश करवा दिया। ठीक है ना, तो बस बात करता हूँ। ये होती है, सुनो, ये होती है कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। ये कानून ने नहीं आपके ऊपर पाबंदी लगाई, आपने ही कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हैं जिनकी वजह से आपके ऊपर पाबंदी लग गई। क्या लग गई? कॉन्ट्रैक्ट तुम तोड़ नहीं सकते। तुम, एक बच्चा क्या है, पिछली बार कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे कॉन्ट्रैक्ट? धंधा आज ही कोई न करना है, लॉन्ग टर्म के लिए धंधा करना है। आज अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दोगे, इक्विटी वालों को पैसा बांटोगे, लैंडर का पैसा छोड़ करके, अगली बार कोई भी पैसा नहीं देगा। मार्केट में आवाज ही लगाते रह जाना, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट की जो बात करते हो ना तुम, वो तुम्हारे से उसकी पहुंच बहुत दूर हो जाएगी, कोई लोग पैसे नहीं देंगे आपको। तो ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करते कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तुम्हें कोर्ट में नहीं घसीटेगा वो। अभी जो तुम्हारे पास 150 करोड़ बचा है ना, अगली बार वो लीगल एक्सपेंसेस भी लगेंगे तुम्हें, वो 150 करोड़ सारा नक्की हो जाएगा सारा, इधर कोर्ट कचहरी के चक्कर में। हाँ, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ते, बिल्कुल। और सुनो, एक बात और बता दूं, कभी किसी कंपनी के बारे में देखना हो ना कि कंपनी मतलब साफ सुथरे तरीके से काम करती है कि नहीं करती है ना, लॉफुली काम करती है कि नहीं करती है, यानी कि सारे कानून को फॉलो करती है कि नहीं करती है। ज्यादा किसी से टक्कर मारने की जरूरत नहीं है, कंपनी के एसओपीएल में जाओ और उसमें देखो लीगल एक्सपेंसेस कितने डले हुए हैं। जिस कंपनी के एसओपीएल में लीगल एक्सपेंसेस ज्यादा डले हुए हैं, मान लिया वो कंपनी का प्रॉफिट है 100 करोड़, कितने का है? 100 करोड़, और 25 से 28 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए लीगल एक्सपेंसेस के नाम पे डले हुए हैं, लीगल फीस डली हुई है। समझ में आ रही है ना? वो लीगल फीस अलग खर्च कहां पे की, जब तुम जाके ये देखोगे कि वो लीगल फीस खर्च कहां पे की, तो पता पड़ जाएगा ना ऑटोमेटिक। ऐसे तो है नहीं कि कंपनी ने किसी को ऐसे लीगल फीस ऐसे दे दी होगी। लीगल फीस क्यों दी होगी? तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ कुछ पंगा पड़ गया होगा। क्या पड़ गया होगा? तो तुमने प्रोफेशनल लोगों को क्या दी होगी, जो लॉयर वगैरह है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनको क्या दी होगी? लीगल फीस दी होगी, वो पंगा सुलझवाने के लिए। से यस और नो? तो कोई कंपनी कानून को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, जाके लोगों से तो बाद में पूछना या बाद में चेक करना, सबसे पहले जाके एसओपीएल में ये देखो कि लीगल खर्चे कितने डले हुए हैं। मान ली एक कंपनी का 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, लीगल खर्चे के नाम पे डले हुए कितने? 60,000 रुपए। कितने डले हुए? अरे कंप्लायंस करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की या किसी लॉयर की क्या होगी, कुछ फीस होगी, अपने को आईटीआर वगैरह या बाकी कुछ करवाया होगा काम, थोड़ा बहुत पिद्दी विद्दी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम कमाते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो 60,000 का कुछ तुमने छोटा मोटा पिद्दी विद्दी काम करवाया होगा टोटल। इसका मतलब क्या है? कंपनी साफ सुथरी है। क्या है वो? तो कंप्लायंस, वो जो कंप्लायंस करने के लिए तुमने दी होगी। मोटा खर्चा डाला हुआ है तो भाई ऐसे ऐसा खर्चा डाला हुआ है लीगल के नाम पे, लीगल एक्सपेंसेस के नाम पे, कितनी मोटी अमाउंट डाली हुई कि 100 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है और तुमने 30 करोड़ रुपए, 28 करोड़ रुपए लीगल फीस दे के रखी है। ऐसा कौन सा खर्चा कर रहे हो तुम? क्या काम कर रहे हो, है ना? क्यों देनी पड़ी ये फीस? जब पता लगेगा ना, पता पड़ जाएगा, कंपनी के चिट्ठा खुलेगा कि कंपनी ने क्या रायता फैला के रखा है। ठीक है, खैर ये अलग चीज बताई मैंने आपको, इसका कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट से कोई मतलब नहीं है ना। मतलब हो सकता है, मतलब इतना हो सकता है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया होगा तो फिर वो सारी चीजें खुलेगी फिर, ठीक है ना। तो जस्ट बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो एंट्री डालना ना सीखो, वो स्टेटमेंट को पढ़ना सीखो कि उसका मतलब क्या है, उससे क्या हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, जब फ्रॉड डिटेक्शन होता है ना, फ्रॉड डिटेक्शन, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि जब किसी कंपनी के कच्चे चिट्ठे खुलते हैं कि पूरा क्या क्या उन्होंने किया है ना। तो जब ऑडिटर के आके चरणों में गिर जाते हैं ना, तो तब उन्हें पता पड़ता है। ठीक है, पास्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हुए, जैसे बायजूस है, बायजूस ने बहुत क्या किया है, अभी फ्रॉड करके रखा है। मैंने शायद पहले भी आपके साथ, पता नहीं 11th वालों के साथ डिस्कस किया आपके साथ। खैर, व्हेन अ कंपनी बोरोज लोन, जब एक कंपनी क्या लेती है? लोन लेती है, देन द लेंडर में पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। तो एक जो लेंडर होता है वो कुछ क्या लगा सकता है आपके ऊपर? रेस्ट्रिक्ट। मान लिया अगर वो 20% की क्या ना लगाता तुम्हारे ऊपर? रेस्ट्रिक्ट। ब्याज तो जाएगा लेकिन वो 20% की रेस्ट्रिक्शन लगाता रीपेमेंट की, प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट की। तो बेचारे उनके गरीबों का भी भला हो जाता है, उन्हें क्या मिल जाता? डिविडेंड मिल जाता।
ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि लेंडर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन द कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द फ्यूचर, कि भाई अगर तुम फ्यूचर में क्या करोगे, डिविडेंड पे करोगे, तो तुम्हारे ऊपर पहले हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई है, पहले तुम इसको फॉलो करोगे तब जाके डिविडेंड दोगे, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है ना। द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड डज नॉट वायलेट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लेंडर। कंपनी को मेक श्योर करना होगा कि आपके डिविडेंड के बांटने से वो जो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे हैं उनका वायलेशन ना हो, उनको आप क्या करो, कंप्लाई करो, यानी कि फॉलो करो उनको, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर वही लीगल खर्चे आएंगे वगैरह वगैरह, इमेज खराब होगी आपकी, ठीक है ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, बिजनेस हैम्पर हो सकता है, लोग बोलेंगे बर्बाद कंपनी, इसके ऊपर तो केस चल रहा है, शेयर होल्डर आपके उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, कस्टमर भी बचेंगे, कह रहे बेकार कंपनी है, बहुत कॉम्प्लिकेशन आएगी, ठीक है ना। तो वो चीज है बच्चों। कल की क्लास कितने टाइम की थी? आई थिंक 1 घंटा 40 और 50 मिनट की, और 50 मिनट ही हो गए, कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 40 की थी ना कल, 40 की और 50 ही हो गए, ठीक है ना, 50 मिनट ये हो गए, तो 2 घंटा 30 मिनट हो गए। 2 घंटे 30 मिनट में मैंने आपको 11 हेडिंग समझाई, और कुछ नहीं, और कोई टॉपिक भी नहीं छेड़ा, नहीं बहुत ज्यादा मैंने आपको रिवीजन कराया, बस यही पढ़ाया। और बच्चों अगर डिविडेंड डिसीजन आता है, क्या आता है? डिविडेंड डिसीजन आता है, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग आते हैं, या कोई भी टॉपिक में हमारे पास, आप ये समझो टाइम की बहुत कमी भी है हमारे पास, और फिर भी तुमने मेरे फेस पे कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं देखी होगी, मैं मस्त तरीके से अपना जैसे मेरे को पढ़ाना मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, है ना। तो अभी क्या है ना, एग्जाम में अगर इनमें टॉपिक्स आते हैं और तुम उन्हें लिख के नहीं आते हो, फिर अच्छी बात नहीं होगी दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि जितना डिटेल में करा रहा हूं कि उसके बाद रटने की जरूरत रह ही नहीं जाती है, जस्ट आपको एम्प्टी पता होनी चाहिए, जो मैं अभी आपके माइंड में सेट करा रहा हूं, एम्प्टी पता होनी चाहिए, ताकि आपके माइंड में पॉइंटर्स हो कि हाँ भाई इन फैक्टर को लेकर के क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन अफेक्ट होता है, या इन्वेस्टमेंट माने कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट होता है, वो एम्प्टी पता हो आपको, और एम्प्टी के साथ साथ वो हेडिंग आ रही हो, अंदर का कंटेंट अपनी लैंग्वेज में बहुत प्यार से लिखो, बहुत प्यार से, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? चल एक बार देखते हैं ये 11 हेडिंग क्या है। नमन भैया क्या सारी हेडिंग करनी है क्या? देखो बेटा, अगर स्पेसिफिक एग्जाम में पूछ लिया कोई भी हेडिंग, तो फिर तो वही एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आपको, यस और नो। कई बार आजकल सीबीएसई का ट्रेंड ये है कि वो पता कैसे पूछते हैं, वो बोलते हैं, वो एक केस स्टडी देते हैं और उसमें बोलते हैं कि बताओ इसमें से आइडेंटिफाई करो एक फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है डिविडेंड डिसीजन को, तो तुम्हें वो क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर बी पार्ट में बोलेगा जो तुमने आइडेंटिफाई करा इससे अलग 3 और एक्सप्लेन कर दो, 4 और एक्सप्लेन कर दो इससे अलग। बी पार्ट को तो बी पार्ट में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, लेकिन ए पार्ट में तो फिर अगर तुम छोड़ के जाओगे मान लिया इसमें से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं ये तो सीबीएसई का ट्रेंड हुआ, लेकिन अगर पेपर सेटर पेपर बहुत आसान बनाना चाहता है तो सीधा पूछेगा राइट एनी 6 फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, जो कि बिल्कुल भी आज का ट्रेंड नहीं है, जो ऐसा वो नहीं आएगा। अगर आप यूपी बोर्ड में होते तो शायद आ जाता ऐसा क्वेश्चन, लेकिन इसमें तो नहीं आएगा, यहाँ तो केस स्टडी आएगी। तो फिर तो कोई भी 11 पॉइंट में से 6 पॉइंट आपको पता हो, है ना, वो कोई भी लिख के आ जाओ, जिनमें से 3 तो बहुत सिंपल है। वो सबसे पहले तो आसान आसान से पकड़ो, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर हो गया, फिर वो अमाउंट ऑफ अर्निंग हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड हो गया, इस तरह के 3-4 पॉइंट तो ये बेसिक से है। बाकी फिर थोड़े सीडीटी को तो सबसे बाद में छेड़ना, उसका रीजन क्या है, थोड़ा टेक्निकल भी है और कोई रेलिवेंसी भी नहीं है, आज के टाइम पे वो खत्म भी कर दिया, मैंने दिखाया भी था आपको, ठीक है। हाँ जी, टीडीएस लगे, हाँ टीडीएस तो पहले से भी लगता था। तो टीडीएस अब फिर इनकम जब डिविडेंड चले जाओ फिर वो इनकम पे तो डबल चलो ये जवाब देता हूँ इसका। भाई सारे बच्चे सुनो क्या बोल रहा है कि अगर तुम क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, मतलब तुम लॉ में फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारे पास टीडीएस कटेगा। टीडीएस सबको नहीं कटता, समझ में आ रही है बात? वो क्या है कि अगर आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट से क्या है ज्यादा है तो क्या कटता है, टीडीएस कटता है, ठीक है। चलो अगर मैं एक बार के लिए भी मान लूं कि सबका टीडीएस कटता है, ठीक है ना, तो टीडीएस एक क्या है, एडवांस टैक्स टाइप से। किस टाइप से? अब ध्यान से सुनो, ये होता क्या है, ये बच्चे ने सवाल पूछा कि एक बार तो टीडीएस कट जाएगा, फिर जब उसे डिविडेंड मिलेगा तो शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा, तो तब क्या होगा, तब टैक्स कटेगा। क्या कटेगा? टैक्स कटेगा। ऐसा नहीं होता बच्चे,
पता क्या होता है बेसिकली, जो डिविडेंड की आपको इनकम मिली है, क्या मिली है, उस पे टैक्स बैठेगा। क्या बैठेगा, टैक्स कैलकुलेट करोगे। मान लिया तुम्हारा वो खाली, तुमने कुछ और नहीं कमाया, डिविडेंड की ही इनकम कमाई है। किसकी इनकम कमाई है? नमन भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं। ऐसे तुमने बहुत अलग अलग सोर्स से इनकम कमाई होगी, लेकिन फिलहाल जो सवाल तुमने पूछा उसका जवाब दे रहा हूं। तो तुम्हारा टैक्स बैठ रहा है डिविडेंड से, तुमने मान लिया 100 करोड़ रुपए कमाए, तुमने बड़ी तगड़ी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, 100 करोड़ रुपए का तुम्हें क्या मिला है, डिविडेंड मिला है। अब लेट सपोज बच्चों 100 करोड़ रुपए पे 30 करोड़ रुपए का क्या बैठ रहा है, टैक्स बैठ रहा है। 100 करोड़ के डिविडेंड पे 30 करोड़ का क्या बैठ रहा है, टैक्स बैठ रहा है। 8 करोड़ का टीडीएस तुम्हारा ऑलरेडी कटा हुआ है, यानी कि तुमने एडवांस में टैक्स जमा करवाया हुआ ऑलरेडी, पहले ही जमा करवा रखा है। तो बेटा तुम्हें 30 करोड़ रुपए नहीं देने, एडवांस टैक्स को जो टीडीएस था उसे एडजस्ट भी तो करोगे। अब 30 करोड़ का टैक्स बैठ रहा था, और टीडीएस कितने का दे चुके ऑलरेडी, 8 करोड़ का, तो नेट नेट कितने दोगे मुझे बताओ। डबल टैक्सेशन कहां हुआ, बताओ ना भाई। जो एडवांस में दे, अच्छा ऐसा भी होता है, मान लिया तुम और भी धंधे करते हो, तुम्हारा वहां पे भी क्या कटा था, टीडीएस कटा था। ऐसा भी होता है बच्चों कि मान लिया तुम टीडीएस तो जमा कराए, कितना, लेट सपोज टीडीएस जमा कराए तुमने 40 करोड़ का, कितना का, तुम्हारे प्रॉफिट ही तुम्हारे मतलब जो इनकम टैक्स बैठ रहा है, इनकम टैक्स बैठ रहा है, लेट सपोज वो बैठ रहा है तुम्हारा इनकम टैक्स 31 करोड़ का, कितने का बैठ रहा है, तो बेटा 9 करोड़ रुपए का तुम्हारा ही पैसा निकल रहा है, उल्टा रिफंड निकल रहा है। क्या निकल रहा है, कभी कभी ऐसा बोलते होंगे तुम लोगों को, तुमने देखा होगा जो लोग जॉब भी करते हैं, बाकी अदर भी, वो कहते हैं कि भाई मुझे आईटीआर भरनी है, मेरा रिफंड निकल रहा है। क्या निकल रहा है, मुझे गवर्नमेंट से क्या लेना है, पैसा लेना है। उल्टा तुम बोलोगे दिमाग खराबी है तेरी, कि तेरे को गवर्नमेंट से कैसे पैसे लेना है। हाँ लेना हो सकता है, पैसा बनता है। एडवांस में गवर्नमेंट ने टैक्स तुम्हारे से इतना जमा करा लिया पहले ही कि तुम्हारा टैक्स उतना एक्चुअल में बैठा भी नहीं था, तो फिर तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी हो गई ना, तुम्हारा रिफंड निकला तो गवर्नमेंट तुम्हें वो क्या करेगी, रिफंड करेगी, वापस से वो पैसा देगी। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने उसमें जब 1% टैक्स रिफंड गए, हाँ ये वाला टैक्स रिफंड हो गया। हाँ, टैक्स रिफंड यही तो होता है भाई। टैक्स रिफंड से कैश इनफ्लो नहीं होते, कैश इनफ्लो नहीं होते क्या, तो बस वो आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, हाँ जी बोलो, बात समझ में आती है आपको? ये सवाल समझ में आया कि सवाल क्या था और इसका जवाब क्या है। डबल टैक्सेशन नहीं होता, टीडीएस अगर कटता है तो वो फिर बाद में एडजस्ट भी हो जाता है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पे कर दिया वो। अगर टीडीएस तुम्हारा जीरो था तो फिर सारा का सारा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, खैर एमटी देखते बच्चों, लास्ट ये ही मेरे को कंप्लीट कराना था आज। ठीक है ना, मतलब था तो ऐसा जहन में था कि आगे के टॉपिक्स भी कराने, लेकिन क्योंकि डिस्कशन हमारा उस लेवल से हुआ कि वो हम आगे नहीं जा पाए, बस यही कंक्लूड करेंगे। वो एमटी क्या है बच्चों इसकी, पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड्स गिव्स 2 टाइम्स अर्निंग ऑन कैलसी। कैलसी बोले कैलकुलेटर। पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड, पास्ट में जो ग्रोथ हुई है किसकी, डिविडेंड की, मतलब डिविडेंड फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन की। एमटी में खुद वर्ड क्या है, डिविडेंड, ये ध्यान रखने का है आपको। पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड, फाइनेंसिंग की एमटी बता सकते हो? अरे तुम्हें क्या कीड़ा उठता है बीच बीच में भाई, इतना टाइम नहीं है ना, इधर ही सब्जेक्ट को खत्म करना है, क्लास में ही खत्म करना है। एक्स्ट्रा मुझे पता है तुम अलग से नहीं पढ़ोगे, बाद में तो तुम वन शॉट पे लोगे इसका। ठीक है ना, अभी इधर क्लास में खत्म करने का है। फाइनेंसिंग की एमटी बताओ जल्दी से क्या थी? एसआरसीसी में, वेरी गुड, एसआरसीसी में 2 बार पढ़ाया। किसने पढ़ाया? वेरी गुड। एसआरसीसी में सीटी ने 2 बार एफआर पढ़ाया, भूलने का नहीं है, गंदी बात। ठीक है ना, एसआरसीसी में सीटी ने 2 बार फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो प्रोजेक्ट से रिटर्न, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो प्रोजेक्ट से रिटर्न ज्यादा आएगी, है ना। और ये है पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड गिव्स 2 टाइम अर्निंग्स ऑन कैलसी। हाँ जी, पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड गिव्स 2 टाइम अर्निंग्स ऑन कैलसी। बात समझ में आती है? मैं ये चेक कर रहा था कि अर्निंग पहले आ सकता है क्या, कि पास्ट ग्रोथ ऑफ अर्निंग गिव्स 2 टाइम डिविडेंड ऑन कैलसी, लेकिन वो 2 टाइम्स लिखा है ना, तो वो अर्निंग वाले जो पॉइंटर्स है वो 2 बार है। ठीक है ना, नहीं हो सकता। खैर चलो सुनो, ऐसे तो हो सकता है पास्ट ग्रोथ ऑफ अर्निंग गिव्स 2 टाइम्स डिविडेंड एंड अर्निंग ऑन कैलसी, वो फिर बहुत टिपिकल हो जाएगा, रहने दो। चलो
बच्चा कह रहा है वो जो लैब बन रही है तो उसे मत बिगाड़ो, बनी रहने दो, कोई बात नहीं। पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड, ए बच्चे लोगों, पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड गिव्स 2 टाइम अर्निंग्स ऑन कैल्सी। पास्ट, वंस अगेन, पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड गिव्स 2 टाइम्स अर्निंग ऑन कैल्सी। ठीक है, देखते हैं। P फॉर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, उनकी चाहत। A फॉर एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, S फॉर स्टॉक मार्केट रिएक्शन, T फॉर टैक्सेशन पॉलिसी। और टैक्सेशन ही कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, ये CDT और DDT की बात कर रहा है जो डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन पे लगता है। पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ बोले तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड गिव्स 2 टाइम्स अर्निंग। 2 टाइम्स अर्निंग माने 2 बार अर्निंग। 2 टाइम्स अर्निंग का मतलब है अर्निंग कितनी बार है, एक तो अमाउंट ऑफ अर्निंग, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड गिव्स 2 टाइम अर्निंग्स ऑन कैल्सी। अब कैल्सी को देखना, थोड़ा समझना कि कैल्सी कैसे कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। CA तो एक साथ है, L अलग है और C अलग है, बात समझ में आ रही है? यानी कि 4 हेडिंग हो गई, सॉरी 3 हेडिंग हो गई। कैल्सी, CA एक साथ है, CA L C, कैल्सी, ठीक है ना। CA फॉर बच्चों कैश फ्लो, वो कैश फ्लो का CA लिया हुआ है, ठीक है ना। L फॉर लीगल कंस्ट्रेंट एंड C फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। बिना देखे बोल सकते हो क्या आप? हाँ जी, चलो। पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड गिव्स 2 टाइम अर्निंग्स ऑन कैल्सी। व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, ठीक है ना। And what is the answer of this question? Past growth of dividend gives 2 time earnings on CALC. P for preference of shareholders, A for access to capital market, S for stock market reaction, T for taxation policy. Past growth opportunity, past growth of dividend, stability of dividend. Past growth of dividend gives 2 time earnings, amount of earnings, stability of earnings. Past growth of dividend gives 2 times earnings on CALC. C for CA for cash flow position, L for legal constants and C for, मुझे नहीं लगता 11 हेडिंग आपके माइंड से निकल जाएगी बच्चे लोगों, सही बता रहा हूं आपको। अगर 3 MT आपको आती है ना, SRCC में CT ने 2 बार FR पढ़ाया और आपका इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो प्रोजेक्ट से रिटर्न ज्यादा आएगी। और एक ये है क्या, ये क्या है? पास्ट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड गिव्स 2 टाइम अर्निंग्स ऑन कैल्सी। अगर इतना आपको आता है तो 50% चैप्टर खल्लास। टाइम बहुत ज्यादा लगा है, अभी तक हम इसमें 10 से 15 घंटे लगा चुके हैं इस चैप्टर में, लेकिन ये 3 स्टेटमेंट 2 मिनट से पहले बोलने में आपका 50% चैप्टर खत्म, और आगे की कहानी भी बहुत क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, है ना। इसी स्पिरिट के साथ आज की क्लास को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं, और एक नया कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, कल चालू करेंगे, जिसका नाम होगा फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। बाकी कल करते हैं, ठीक है जी।